हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल स्टेली। आज हम लोग होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। और रिसेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम स्टैचू इंडिया गेट पर अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और प्राइम मिनिस्टर ने कल यानी कि 23rd जनवरी को ये अनवील किया और होलोग्राम स्टैचू के थ्रू दिखाया कि कैसे आने वाले दिनों में वहां पर एक स्टैचू नेताजी बोस का ग्रेनाइट का बनाया जाएगा। अभी ये केवल एक दिखाने के लिए था, तब तक के लिए जब तक वो स्टैचू नहीं बन जाता। आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत पहले एक और स्टैचू हुआ करता था, और वो स्टैचू किंग जॉर्ज फिफ्थ का था, जिसे हटा दिया गया था 1968 में। और उस स्टैचू की जगह अब इतने सालों बाद एक 28 फीट लॉन्ग होलोग्राम स्टैचू इंस्टॉल किया गया अंडर अ कैनोपी, जहां पर पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ का स्टैचू हुआ करता था, जिसे 1968 में हटाया गया था, और तब से वो कैनोपी ऐसी ही थी। अब वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगेगा, जो कि 28 फीट का होगा हाइट में, और 6 फीट उसकी विड्थ होगी। तो ये पूरा का पूरा था, कल शाम को ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ था। और इसी अवसर पर, इसी मौके पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक कुछ प्राइजेस 3 साल के कॉन्फर किए गए, 2019, 2020 और 2021 और 2022 के, यानी 4 सालों के लिए ये कन्फर भी किए गए, और इस साल का पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। तो होलोग्राम स्टैचू, इसमें क्या होता है, 30,000 ल्यूमेंस ल्यूमेंस यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी एमिट जो लाइट है, जो उसकी यूनिट होती है, वो कितने 1 सेकंड के अंदर कितने ज्यादा एमिट हो सकते हैं, और वो 4,000 प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। आपको नहीं दिखेगा, एक इन इन विजिबल टाइप की चीज होती है, लेकिन यानी कि एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो आपको दिख रही है वहां पर। और वो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एक तरीके की 3D इमेज होती है, जो कि सारी साइड से आपको दिखाई जाती है। एक्चुअल में आप उसको छू कर नहीं देख सकते हैं, यानी कि अगर आप छुएंगे तो आपको वहां पर कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको वहां पर चीजें नजर आएंगी। है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है। तो ये क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक क्रिएट किए जाती है, और ये बहुत आसान है। अगर आप YouTube पर जाके देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ होलोग्राम स्टैचू थ्रू योर स्मार्टफोन, आपको पता लग जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं, कुछ सीडीज, जो पुराने जमाने में सीडी और डीवीडी होती थी, अगर आपके पास वो है तो वो, नहीं तो कुछ प्लास्टिक के टुकड़े। अगर अगर सीडी और डीवीडी है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पास वो है तो आप उसको अपने स्मार्टफोन पर रखिए। स्मार्टफोन में एक 3D इमेज जो कि एमिट कर रही हो लाइट, उस तरीके से एक 3D इमेज अपने स्मार्टफोन पर लेकर आइए। मतलब उसका पिक्चर रखिए, और चारों तरफ से वो सीडी के जो टुकड़े हैं उसको तोड़कर वहां रखिए, और उस पर लाइट डालिए, तो आपको एक होलोग्राम टाइप की चीज दिखाई दे जाएगी। ये मैं आपको अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर इसको सर्च करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ होलोग्राम स्टैचू थ्रू योर स्मार्टफोन, आपको वो दिखाई दे जाएगा। और आप, बहुत आसान है, वो भी आप करके देख सकते हैं। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि होलोग्राम स्टैचू आखिर होता क्या है। तो ये स्टैचू अनवील किया गया था। विजिटर्स को नहीं दिख सकता, लेकिन आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो फोटोज है आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, यानी स्क्रीन पर इस तरीके से अनवील किया गया था, लेकिन एक्चुअल में वहां पर नहीं था। अब ये होती क्या है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी? देखिए, बहुत ज्यादा इंडिया में यूज नहीं होती है, और जब नेताजी के स्टैचू पर ये यूज की गई, तब ये चर्चा में एक बार आई कि भाई ये क्यों, मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। तो ये प्रोजेक्टर के थ्रू एक वर्चुअल 3D इमेज क्रिएट की जाती है, यानी केवल एक प्रोजेक्शन किया जाता है जो कि आपको रियल लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। कन्वेंशनल फिल्म से, या फिर स्टैंडर्ड स्क्रीन, या फिर 3D होलोग्राम से, ये फर्क है कन्वेंशनल फिल्म से इसका, कि आप इसको किसी भी साइड से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चेहरा है, और ये मैंने 3D होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। अब मैं कहीं से भी इसको देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सामने से ही देखूंगा, मैं इसको चारों तरफ से देख सकता हूँ और मुझे दिखाई देगा। यानी कि आप इसको चारों तरफ से घूमकर इस इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप इसका रियल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर कभी आप लाइट एंड साउंड शो, पुराने किले पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है ना, इसका उसका नाम है इश्क दिल्ली। अब पता नहीं होता है कि नहीं, वैसे अब रिसेंटली तक होता था, लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं जानता होता है कि नहीं। कभी आप उसको देख के आइएगा, उसका नाम है इश्क दिल्ली। बहुत ही कमाल का है, आपको पुराने दिल्ली का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री उसमें नजर आएगी। और वहां पर इस तरह की इमेज, वहां पर एक प्रोजेक्टर के थ्रू
एक लाइट एंड साउंड शो होता है, लाइट किले पर डाली जाती है, होलोग्रामिक नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ कुछ अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल में वो टेक्निक है क्या। वहां पर आपको प्रोजेक्टर के थ्रू आपको दिखाई देंगी और वहां पर आपको लगेगा कि वाकई में वो चीज चल रही है जो आप देखना चाहते हैं, है ना। तो वो टेक्नोलॉजी होलोग्राम नहीं है लेकिन वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन आपको लगेगा कि वो आपके सामने रियल चल रहा है। तो यही फर्क होता है। बस 3D से अंतर केवल इतना है कि इसमें आपको 3D ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं है। आप जब 3D इमेज कोई देखते हैं, तो आप मूवी भी देखने जाते हैं, तो आपको 3D इमेज देखने के लिए 3D ग्लासेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन 3D होलोग्राम के लिए आपको 3D ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे भी विदाउट वेयरिंग 3D ग्लासेस इस इमेज को देख सकते हैं, जो कि कल हम लोगों ने न्यूज चैनल्स पर देखा, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अनवील भी किया, है ना। इंटरफेरेंस होता है लाइट बीम्स का, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट पर पढ़कर उसको रियल दिखला देती है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये स्पेसिफिकली डिजाइन होता है और लेजर लाइट के थ्रू इसको प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसपेरेंट होलोग्राफिक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है इसमें। इन दोनों की जब जरूरत पड़ती है तो आप 3D होलोग्रामिक इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये लेजर लाइट और आपका 3D इमेज का मिला जुला रूप है, और सामने आपको बहुत सारे जैसे कि यहाँ पर है 30,000 ल्यूमेंस और 4,000 प्रोजेक्टर्स के माध्यम से इसको आप विजिबल बनाते हैं। यहाँ पर नेताजी नहीं थे, लेकिन आपको दिख रहे थे। तो पहली बार इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ किसी स्टैचू को अनवील करने के लिए, जो कि कल शाम को हुआ। इस वजह से ये नजर आ गई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आए कि क्या इसके लिए यू हैव इज इट नेसेसरी टू वेयर 3D क्लासेस टू सी द 3D hologramic image, so no, you don't have to wear a 3D glasses to see this hologramic image, because this is what the difference is between 3D image and the 3D hologram image. 3D image is quite different from 3D hologram image, because in 3D hologram image you don't have to wear 3D glasses, जबकि 3D images में आपको glasses पहनने की जरूरत होती है। इसीलिए आप 3D मूवीज जब देखते हैं तो उसमें आपको ग्लासेस पहनने होते हैं। रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसमें आपको लेजर लाइट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। क्या इसमें आपको 3D प्रोजेक्टर्स की जरूरत पड़ती है? एकदम पड़ती है। क्या क्या आप इसको छूकर महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर बनता है तो इस तरीके से बन सकता है। नाउ व्हाट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022? ये आप देख लीजिए। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार इट वाज स्टार्टेड फॉर ऑनरिंग द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इनवैल्यूएबल होता है। उनको सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। हर साल 23 जनवरी को ये सम्मान अनाउंस किया जाता है, जिसमें 51 लाख रुपीस कैश प्राइज, सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर इंडिविजुअल है तो 5 लाख रुपए। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन है तो 51 लाख रुपीस और इंडिविजुअल है तो 5 लाख रुपीस। ये इंटरचेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है, या दोनों जगह 51 लाख भी लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, इंडिविजुअल 5 लाख और संस्थान है तो 51 लाख। दिस ईयर गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को दिया गया, साथ में प्रोफेसर विनोद शर्मा इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया। इन दोनों को 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये क्या हुआ? बैक टू मीटिंग। व्हाट हैपेंड? जस्ट अ सेकंड। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बर्थ 23 जनवरी 1897, कटक ओडिशा डिवीजन। उस टाइम बंगाल प्रोविजन था। प्रभावती दत्त बोस एंड जानकी नाथ बोस पेरेंट्स का नाम था। हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। एजुकेशन के बारे में हम जानते हैं, 1919 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था और बाद में रिजाइन दे दिया गया था। व्हेन ही केम बैक,
He took participate in Indian freedom struggle and he was highly influenced by Vivekananda's teaching और उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे, लेकिन पॉलिटिकल मेंटोर वो सी आर दास को मानते थे। उसके अलावा उन्होंने सी आर दास के ही न्यूज़पेपर फॉरवर्ड के लिए काम किया और बाद में स्वराज नाम से अपना खुद का एक पेपर भी निकाला। 1930s में जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने और बाद में अपोज किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सस्पेंशन को और गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था उसको भी। तो ये कुछ गांधी और जब हम लोग गांधी और बोस के डिफरेंसेस की बात करते हैं तो वो एक अलग चैप्टर है, उस पे कभी हम लोग फिर से बात करेंगे। लेकिन हाँ, गांधी बोस, गांधी नेहरू, गांधी पटेल, इन सब की विचारधारा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना? तो ये आपको याद रखना है कि इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं एक एंड में आपको एक लिंक भी दूँगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे सिविल्स डेली की वेबसाइट पर वो लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन गांधी नेहरू, गांधी पटेल एंड अ, सॉरी बोस ने गांधी, बोस पटेल एंड बोस नेहरू। तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा। यानी गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, पैक्ट जो हुआ था उसकी आलोचना की थी उन्होंने। अ, गांधी से शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे, यानी कि उनके उनके उनकी उनसे जुड़े भी हुए थे, लेकिन उन ऐसा नहीं था कि उनकी सब बातें मानते थे। उनका अपोज़ भी करते थे। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच में दोस्ती थी, यानी कि दोनों युवा थे, दोनों लेफ्टिस्ट वाले झुकाव के प्रति इनका झुकाव था और युवा चेहरों की नुमाइंदगी कर रहे थे उस समय। और असहयोग आंदोलन जब वापस लिया तो गांधी की आलोचना की, इन्होंने भी की, दोनों ने की। और मुस्लिम एकता कायम करने वाली जो स्वराज पार्टी की राजनीति थी, उसमें उस स्वराज पार्टी की राजनीति में मुस्लिम्स के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए, इसका समर्थन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इन 1930s ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद लेफ्ट पॉलिटिक्स, जवाहरलाल नेहरू और एम एन रॉय के साथ में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वन किया, यानी जीते 1938 में। उसके बाद ये हरिपुरा, है ना? उसके बाद त्रिपुरी का संकट आता है। त्रिपुरी अधिवेशन में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और दूसरी तरफ से गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, है ना? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था गांधी और बोस के बीच में, तो बोस ने रिजाइन किया और कांग्रेस छोड़ी। राजेंद्र प्रसाद बाद में त्रिपुरी में फिर अध्यक्ष बने। आपको ये पूरा का पूरा याद होगा, है ना? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को बनाया था। ये पूरा का पूरा जब पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई तो गांधी जी ने इसे अपनी पर्सनल लॉस के तौर पर लिया था और यहाँ पर पूरा पूरा त्रिपुरी का संकट शुरू हो गया था। उसी उसी में जीबी पंत थे त्रिपुरी अधिवेशन में और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि गांधी जी की जो इच्छाएं हैं, यानी कि जो वो चाहते हैं, आप उसके अनुसार अपना पूरा जो काम है, अपनी जो काम की जो पूरी नीति है, जो पूरी कमेटी है, वर्क कमेटी, आप उनकी इच्छा के अनुसार बनाएं। जो ये प्रस्ताव था, इसको स्वीकृति भी मिली और लेकिन गांधी जी ने इसको मानने से मना कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को अपनी मर्जी से कहा कि आप अपनी वर्क कमेटी खुद बना लीजिए, आप मेरी मर्जी से मत काम करिए, आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वहां पर, वो एक तरीके से डुअल स्टेट में जाके फंस गए, द्वंद्व में जाके फंस गए कि मैं करूं तो करूं क्या, अपने हिसाब से बनाऊं तो गांधी नाराज होते हैं और उनकी पूरी की पूरी एक बड़ा धड़ा नाराज होता है। और अगर मैं उनके हिसाब से ना बना और अगर मैं उनके हिसाब से बनाता हूँ, तो गांधी मुझे मना कर रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से मत बनाइए। तो कांग्रेस के पद से उन्होंने अध्यक्ष के पद से सुभाष चंद्र बोस वहां पर अपना रेजिग्नेशन देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस एक नई पार्टी का गठन करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, द फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही बनाई गई एक पार्टी थी। ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी, द फॉरवर्ड ब्लॉक। पर्पस वाज टू कंसोलिडेट द पॉलिटिकल लेफ्ट एंड मेजर सपोर्ट बेस्ड इन हिज होम स्टेट बंगाल। याद रखिएगा, ठीक है? नाउ इंडियन नेशनल आर्मी की बात आती है। इसके बाद जापान पहुंचते हैं, मतलब एक लेकिन लंबा घटनाक्रम है कि कैसे कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं। जापानीज कंट्रोल्ड सिंगापुर में फ्रॉम जर्मनी से होते हुए सिंगापुर, फिर जापान, और 1943 में
दिल्ली चलो का एक नारा देते हैं और उसके बाद अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 21 अक्टूबर 1943। आईएनए की जो फर्स्ट फॉर्मेशन थी वो कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज मेयर योवाइची फुजीवारा के तहत की गई थी। उसके बाद में जिसमें इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर शामिल थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो कैप्चर किए गए थे जापानीज द्वारा वो, और मलायन मतलब आज का मलायन कैंपेन एंड सिंगापुर में ये सब स्थापित था। वहीं पर अ, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 4 रेजिमेंट स्थापित की थी। 3 रेजिमेंट का नाम गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर रखा गया था, याद रखिएगा। और चौथी रेजिमेंट का नाम क्या था ये आप मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में प्लीज ये मुझे बताइएगा जरूर कि फोर्थ रेजिमेंट का नाम क्या था, है ना? तो काफी रिस्पेक्ट थी अपने कलीग्स के लिए, गांधी से डिफरेंस थे, लेकिन तब भी 1943 में बोस ने गांधी जी के बर्थडे पर एक जब संबोधन किया था आजाद हिंद रेडियो से, तो उन्होंने गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। तो हु सेड द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट टाइम टू गांधी? सो सुभाष चंद्र बोस सेड Gandhi as father of the nation. He referred Gandhi as father of the nation. आजाद हिंद फौज के बारे में एक बहुत अच्छी एक बात यह है कि मणिपुर की तरफ से ब्रिटिश भारत पर आजाद हिंद फौज ने हमला किया था, ठीक है? और बहुत बहादुरी से लड़ते हुए सॉरी, बहुत बहुत जाबाजी से लड़ते हुए इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा जो है मणिपुर में उन्होंने लहराया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने आत्मसमर्पण किया, यानी कि हथियार डाल दिए थे और झुक गए थे, तो आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों को भी झुकना पड़ा था, आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। तो बोस जापान गए, लेकिन इसके आगे की जो बातें हैं उन पर बहुत ज़्यादा एकमत है नहीं, यानी कि अलग-अलग बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस को इसका बहुत गहरा अ, धक्का लगा था, मतलब उनकी उसके बाद उनकी जो मौत के सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो उस पे बहुत ज़्यादा एकमत है नहीं, तो उस पे मैं जाऊँगा नहीं कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। बट येस, आईएनए इंक्लूडेड बोथ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम सिंगापुर एंड इंडियन सिविलियंस ऑफ इन इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब 50,000 के आसपास स्ट्रेंथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मणिपुर में जो झंडा फहराया था उसकी तो खैर अलग बहुत अच्छी कहानी है, जिसके मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी। आईएनए ने के अलायंस के साथ इंडियन बॉर्डर पे जो इम्फाल और बर्मा में फॉर्ट मतलब लड़ाई लड़ी थी, ये वही कहानी थी। तो 1945 में ब्रिटिश मूव टू पुट आईएनए मैन ऑन ट्रायल, इमीडिएटली स्पार्क्ड मासिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ऑफ द कंट्री। और 1945 में वही घटना जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि कुछ लोग मानते हैं कि ताइवान में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक लंबे समय तक जिंदा थे, उसके 30-40 साल बाद भी उनको देखा गया था। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखी जाती हैं। तो उनकी मृत्यु पर कोई मत है नहीं, एक मत कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी या कैसे नहीं हुई थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, 1857 के मतलब 1857 के जो विद्रोह के बाद सबसे गंभीर और सबसे प्लान्ड और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो विद्रोह जो संघर्ष किया गया था, वो इंडियन नेशनल आर्मी ने किया था, आज़ाद हिंद फ़ौज ने किया था। और इसका श्रेय बहुत हद तक सुभाष चंद्र बोस को जाता है। सुभाष चंद्र बोस, ये पटेल हैं, ये गांधी हैं, और इन दोनों के रिश्ते आपस में कैसे थे और साथ में इनके इनसे और इनके नेहरू से कैसे थे, ये आप सिविल स्टडी के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। रिलेशनशिप विद नेहरू, गांधी एंड द कांग्रेस, नेताजीज रिलेशनशिप विद नेहरू, गांधी एंड द कांग्रेस, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इनमें से कितनी बातें आप जानते थे, कितनी नहीं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और जो क्वेश्चन मेरा था, द 4 रेजिमेंट्स, 3 के नाम मैंने आपको बताया, गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद। चौथी रेजिमेंट का नाम आपको मुझे बताना है, वो किसके नाम पर था? ये आज का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप मुझे ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखिए। एक नए एक्सप्लेनर के साथ जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।